हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकंड चैनल है। इसको बेसिकली स्टार्ट करने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि मैं इस चैनल पे जो भी कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस है वो बनाऊंगा। जो एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं स्टूडेंट या कर चुके हैं, जो अपनी बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज जो होती है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ वीडियोस बनाऊंगा। और अपन इसमें जो शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सेल पार्ट है वहाँ से। ओके, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अपनी बेसिक क्लियर करना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल से आप इससे जुड़िए। मैं कंटिन्यू इस पर वीडियोस डालता रहूँगा। आप इसको फॉलो भी करिए और शेयर भी करिए, सो मुझे भी कुछ हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में अपन सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सेल। यहाँ मैं आपको सेल से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ बताऊँगा एमसीक्यू। उसके लास्ट में वीडियो के एंड में कुछ बोनस पॉइंट या की पॉइंट्स बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है स्टडी से रिलेटेड। तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिक यूनिट बोल सकते हैं या फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, लाइफ का कौन सा है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्लियर सी बात है, राइट आंसर क्या होगा, सेल। सभी को ये ऑलमोस्ट पता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्या है अपनी लाइफ का, सेल या कोशिका। अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो हमारा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हियरार्की होती है, वो किस तरह से होती है स्मॉलर लेवल से हायर लेवल की तरफ। तो ये स्मॉलर लेवल इस साइड है और हायर लेवल इस साइड है, तो ये इस तरह से जो है हियरार्की में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे स्मॉलर यूनिट आता है एटम। ठीक है, एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनती है सेल, जो कि हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। सेल्स जो होती है, ये सभी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज़। टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स जो भी होते हैं सिमिलर ऑर्गन्स वगैरह, जैसे यूरिनरी के हो गए या जीआई के हो गए, वो सभी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे जीआई सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। ठीक है, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, अपनी होल बॉडी यानी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो ये अपना जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है बॉडी का, लोअर टू हायर लेवल हियरार्की में। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन अगर आएँ, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है लाइफ का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है ग्रोथ, सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन है ऑर्गन सिस्टम। तो कौन सा इसमें से लाइफ का फीचर नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है फीचर ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब नहीं करता है। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। अब ये क्या होता है वो मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। तो अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें, ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करती है, यानी एक जीवित प्राणी को अजीवित चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रोसेस होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। फर्स्ट वन है ग्रोथ, सेकंड वन है रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड वन रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, GRRMMD, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएशन। तो ये 6 जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अब तक बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है।
तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ट्रू। जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कवरिंग या जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब यहाँ पे आपको इसका बता देता हूँ थोड़ा सा। जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। इसमें दो तरह की जो है फॉस्फोलिपिड लेयर्स पाई जाती है जिनके बीच के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, ये जो एक्सप्लेन किया गया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाइलेयर होती है ये किस में एक्सप्लेन किया गया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दो साइंटिस्ट ने दिया था, एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। इन दोनों ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है। और ये कब बताया था? 1972 में, 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हु डिस्कवर सेल, यानी कि सेल जो कोशिका जो है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ दो ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की थी। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी और इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने जो है सेल के बारे में, अपनी खोज के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था, इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, इस बुक में इन्होंने जो है अपनी खोज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन आता है हु गिवन सेल थ्योरी। सेल से रिलेटेड थ्योरी जो है किसने दी थी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्लेडन एंड श्वान एंड रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा स्लेडन एंड श्वान। स्लेडन एंड श्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन आता है हु गिवन जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसका कंफ्यूजन। जर्म थ्योरी जो है लुइस पास्चर ने तो प्रपोज की थी, यानी इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, रिप्रेजेंट किया था, लेकिन प्रूव जो किया था, इसको प्रूव किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने प्रूव किया था। ठीक है, जर्म थ्योरी प्रपोज तो की थी लुइस पास्चर ने, पर इसको प्रूव किया था रॉबर्ट कोच ने। अब जर्म थ्योरी के बारे में आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। जर्म थ्योरी क्या थी? इसमें ये बताया गया था कि भाई जो भी बीमारी होती है, पार्टिकुलर बीमारी, उसके पीछे एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कोई पार्टिकुलर बीमारी अराइज होती है। ठीक है, तो ये जब थ्योरी दी गई थी या जब थ्योरी प्रूव की गई थी जर्म थ्योरी, इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पहले आई थी जर्म थ्योरी से पहले, तो लोग क्या थे, पहले इस थ्योरी को मानते थे, लेकिन जब जर्म थ्योरी आई तो इस थ्योरी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में क्या बताया गया था? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में ये बताया गया था कि भाई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे ही ये जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी बताई गई थी, लेकिन जब जर्म थ्योरी आई तो इस जर्म थ्योरी ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। और जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो भाई लुइस पास्चर ने दी थी और इसको प्रूव किया था रॉबर्ट कोच ने। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हु गिव्स जर्म प्लाज्म थ्योरी। कंफ्यूज नहीं होना है, ये थ्योरी थी जर्म थ्योरी और ये थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगस्त वीजमान एंड एंटोनी ल्यूवेन हॉक।
तो भाई यहाँ पे जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो अगस्त वीजमान ने दी थी। अब जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जर्म प्लाज्म थ्योरी में वीजमान ने ये बताया था कि भाई जो आनुवांशिकता होती है यानी जो इनहेरिटेंस होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जर्म सेल्स के द्वारा जाता है। ठीक है, जैसे जर्म सेल्स कौन कौन सी हो गई, जैसे गैमेट्स हो गए, ओवम भी बोल सकते हैं या स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो जो ओवम या स्पर्म या गैमेट्स जो सेल्स है इनके थ्रू ही जो आनुवांशिकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ना कि सोमेटिक सेल्स है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स का इनहेरिटेंस में कोई रोल नहीं होता है। इनहेरिटेंस में किसका रोल होता है, जर्म सेल्स का, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो। ठीक है, तो ये थ्योरी जो थी वो थ्योरी कौन सी थी, जर्म थ्योरी। और किसने दी थी, अगस्त वीजमान ने, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो इनहेरिटेंस होती है, जो आनुवांशिकता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होती है, जर्म सेल्स के थ्रू, यानी जो एग है या जो स्पर्म सेल्स है, एग मतलब जो ओवम है। ओके, तो इसमें जो है किसका रोल होता है, जर्म सेल्स का होता है, सोमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बता चुका हूँ कि भाई जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, तो न्यूक्लियस किसने खोजा है, रॉबर्ट ब्राउन ने, और सेल किसने खोजी है, रॉबर्ट हुक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल, सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है। तो भाई यहाँ पे सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनल है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वही यहाँ क्वेश्चन है, सेलुलर रेस्पायरेशन अकर्स इन, सेलुलर रेस्पायरेशन सेल में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस में। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर, इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है ये सेल को, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में। ओके, उस टाइम इसको कोई भी नाम नहीं दिया गया था, ओनली इसको रिप्रेजेंट किया गया था। 1890 में रिचर्ड एल्टमान ने जो है इनको नाम दिया था, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोब्लास्ट। ओके, 1890 में। फिर 1898 में 1898 में कार्ल बेंडा ने इसको सबसे पहले नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो 1898 में इनको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता था, उससे पहले इसको बायोब्लास्ट नाम दिया गया था, और इसको रिप्रेजेंट किया था एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपने लार्जेस्ट सेल के बारे में तो पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल ओवम होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। तो बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी में, और सबसे लार्जेस्ट सेल है ओवम, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रखे हैं, एक तो है न्यूरॉन में ग्रेन्यूल सेल्स और दूसरी है स्पर्म। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कब कहीं कहीं बुक्स में नेट पे तो स्पर्म दिया गया स्मॉलेस्ट सेल, और कहीं कहीं पे जो ग्रेन्यूल सेल्स है इनको भी बताया गया है। ग्रेन्यूल सेल्स जो होती है एक तरह का न्यूरॉन का टाइप होता है, जो ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर करेक्ट है स्मॉलेस्ट सेल के रूप में। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो एग्ज़ाम में स्पर्म पे टिक लगाना है, क्योंकि स्पर्म प्रीफर किया जाता है स्मॉलेस्ट सेल में। ओके, ये बात हो गई यहाँ पे 12 क्वेश्चंस की आज के, जो इसमें मैंने आपको डील किए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके बोनस और की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके काम आएंगे। यहाँ पे जो भाई 3 रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट आए हैं, एक तो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट
कोच। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की थी। अब बात आ जाती है रॉबर्ट कोच की। तो रॉबर्ट कोच के नाम कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जर्म थ्योरी जो है वो कंफर्म की थी, प्रूव की थी। ओके। दूसरा यहाँ पे इन्होंने जो है एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसके कॉजेटिव एजेंट को ढूंढा था, बैक्टीरिया को ढूंढा था। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो इन्होंने जो है टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है उसके बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसको भी किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाते हैं रॉबर्ट कोच के बाद लुईस पास्चर के बारे में। तो लुईस पास्चर के नाम बहुत सी यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसा पहला है कि इनको फादर ऑफ पास्चुराइजेशन बोला जाता है। पास्चुराइजेशन का मतलब आपको पता होगा कि भाई जो दूध को गर्म किया जाता है बॉयल ज़्यादा हीट पे, ठीक है, जो सेट टेम्परेचर होता है उस पर गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी स्पोर्स वगैरह होते हैं, उनको किल करने के लिए। ओके, उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पास्चुराइजेशन। सेकंड वन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। साथ में रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर दोनों को ही फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें तो जर्म थ्योरी किसने प्रपोज की थी, लुईस पास्चर ने। और इसको कंफर्म किसने किया था या प्रूव किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने सबसे पहले रेबीज़, कोलेरा और एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने कौन कौन सी वैक्सीन बनाई थी, रेबीज़, कोलेरा और एंथ्रेक्स। इसके अलावा इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन्स वगैरह खोजी थी। ओके, बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में पता लगाया था। इसके अलावा इन्होंने जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसके बारे में भी स्टडी की थी सबसे पहले। ठीक है, फर्मेंटेशन आप जानते ही हो, दूध से दही बनना, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इसके बारे में भी लुईस पास्चर ने ही बताया था। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो लुईस पास्चर के नाम हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। अब इनके बारे में बात करें तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप भी बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। और इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी तो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस टाइम नाम दिया था एनिमलक्यूलस। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पे है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या वैक्सीनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहली जो वैक्सीन आई थी, फर्स्ट एवर वैक्सीन जो आई थी वर्ल्ड में, वो इन्होंने ही बनाई थी। और कौन सी वैक्सीन थी वो, स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि भाई फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। फर्स्ट एवर वैक्सीन कौन सी बनी थी, तो भाई स्मॉल पॉक्स बनी थी। ओके, नेक्स्ट वन और लास्ट वन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर भी बोला जाता है। इनको एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक सर्जन थे और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब पेशेंट के ड्रेसिंग वगैरह की जाती है, वुंड केयर की जाती है, तो उस टाइम जो है अपन अगर सेप्टिक एसेप्सिस टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होंगे। तो इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। किसको, जोसेफ लिस्टर को। तो आई होप आपको इसमें अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ऐसे ही मैं और वीडियोज़ भी यहाँ बनाता रहूँगा। थैंक यू।